क्या हम अभाव का ज्ञान कैसे होता है यह पढ़ा रहे हैं? अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी स्पेसिफिक ऐसे एग्जाम्पल्स हम उठा रहे हैं जहां से हम सिर्फ ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से हमें अवधारणाओं को जानने का प्रयास करना है। अवधारणाओं के स्वरूप में हर एक चीज के पीछे की जो एक कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब यहां हम 2 डिस्क्लेमर देंगे, उसके बाद अगला एग्जाम्पल आप लोग को देंगे। पहला डिस्क्लेमर ये है, डिस्क्लेमर आप लोग समझ रहे होंगे। पहला डिस्क्लेमर ये है कि जब हम अवधारणाओं की ओर आप लोग को ले जा रहे हैं तो पहली चीज ये है कि हमें अवधारणाओं की ओर धीरे धीरे प्रस्थान करना है। ठीक है, सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि दर्शन शास्त्र में जब हम अवधारणाओं से जुड़ने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे हम ये इस प्रयास को अपनी अंदर जागृत करने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि जब अवधारणाओं का हम संदर्भ लाते हैं तो अवधारणाओं में क्या लगती है? आपकी बुद्धि लगती है ना, बुद्धि। जी सर। अगर आप डिस्क्लेमर इसलिए दे रहे हैं कि अगर आप ये सोचेंगे कि सर ने बताया कि भाई अवधारणाओं पे काम करना है और पता चला कि आप बैठे हुए हैं और नाश्ता करने के लिए बैठे हैं और किसी विषय में अवधारणाओं में खोने लगे और ऐसे उठाकर अपने मुंह में डालने की बजाय आप बगल में ले जाके ऐसे ऐसे डाल रहे, पीठ के पीछे डाल दिए अपने खाने का कौर, तो ये ठीक होगा? नहीं सर। नहीं। और वैसे भी जानते हैं कि फिलॉसफी के लोग के बारे में लोग क्या बना के रखे हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? जी सर। यस सर। पहला डिस्क्लेमर ये है कि जब अवधारणाओं की ओर बढ़ेंगे तो धीरे धीरे बढ़ेंगे, आराम से। ठीक है, एक कहावत भी है, जल्दी का काम क्या होता है? शैतान का। शैतान का। तो हम लोग को शैतान नहीं बनना है, आराम से धीरे धीरे अवधारणाओं की। और दूसरा डिस्क्लेमर क्या है? देखिए, अवधारणाएं किस सीमा तक पहुंचनी है हमको, यह सब लोग के अलग अलग रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा और सबके अपने कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सभी लोग के अपने कैपेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, सभी लोग के अपने रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज को पकड़ ले और बस पकड़े ही रह जाए और इतना पकड़ ले कि उससे चिपक जाए एकदम। ठीक है, बौद्धिज्म में एक अवधारणा है ना, उपादान। तृष्णा के बाद उपादान आता है ना, तृष्णा के बाद उपादान, भव जाति जरा मरण। तो जब किसी चीज से एकदम चिपक जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्राण निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। जी सर। समझ रहे हैं ना? इशारा मैं कर रहा हूं और डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं कि आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अवधारणाओं की ओर आगे बढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में बताऊं, मेरा जो शोध शीर्षक है वह है प्रामाण्य विषयक भारतीय एवं पाश्चात्य मतों का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, प्रामाण्य विषयक भारतीय एवं पाश्चात्य मतों का तुलनात्मक अध्ययन। अब समझिए कि यह जिस टॉपिक पे हमने रिसर्च किया है पूरा अपना, यह पूर्णतः ज्ञान मीमांसीय है और इसमें भारतीय दर्शन की ज्ञान मीमांसा और पाश्चात्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा सारी समाहित हो जाती है। ठीक है, तब जब मैं अवधारणाओं की ओर जाऊंगा तो मेरी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, आपसे ज्यादा होगी ना? हाँ सर। आपसे ज्यादा होगी क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट अलग है, मेरा टॉपिक ही ऐसा शोध का है। तो जब भी मेरा कभी इंटरव्यू होगा, अलग अलग जगहों पे मैं जाऊंगा तो मेरा तो इसी विषय पे सारा इंटरव्यू केंद्रित होगा। तो हम अवधारणाओं की ओर जब जाएंगे तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाएंगे। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, स्टूडेंट्स अवधारणाओं को बिल्कुल छोड़ देते हैं। वो बिल्कुल सोचते हैं कि ये दूसरे विषयों की तरह है और इसमें हम रट्टा मान लें, हम चीजों को रट लें, ट्रिक बना लें
ऑब्जेक्टिव्स ढेर सारे सॉल्व कर लें और किसी तरह जो है नेट जेआरएफ हो जाए, उससे आपको न तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा और न तो जल्दी आप सफल होंगे। ठीक है, तो यह दो डिस्क्लेमर आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से अवधारणाओं की ओर आगे बढ़ना है। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें इस डिस्क्लेमर के साथ। अब देखिए मैं नेक्स्ट एक पॉइंट पे आता हूं जिसकी भी चर्चा मैं अवधारणाओं के संदर्भ में कर रहा हूं और ये भारतीय दर्शन से ही संबंधित है। इसके पश्चात हम पाश्चात्य दर्शन के भी कुछ उदाहरण ले लेंगे। वैसे तो कल परसों 2-3 दिन हम अभी इसी पे डिस्कस करेंगे। तो आज से आप लोग का क्लास है अविनाश सर का कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी पे। तो कल हम कुछ कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी के ऐसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स ले लेंगे जहां पर मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे वहां अवधारणाएं भरी पड़ी हैं। इसी तरह मैं पाश्चात्य दर्शन में अनेक ऐसे उदाहरण ले लूंगा जहां मैं दिखाऊंगा कि कैसे देखिए अवधारणाएं भरी पड़ी हैं। इस तरह अलग अलग जगह जाकर मैं आपके माइंड सेट को तैयार करूंगा कि आप अब इस विषय को पढ़ने के लिए तैयार होइए, रेडी होइए और इस ओर बढ़िए। एक एग्जाम्पल और हम आपको आज देंगे। आप लोग से पहले हम पूछेंगे, इसके बाद फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, आप लोगों में से जिनको भी आ रहा होगा अपना हैंड रेस करेंगे कि भारतीय दर्शन में प्रमा रूप ज्ञान के लक्षण के रूप में अनधिगत या अग्रहितागाई पद का प्रयोग कौन से दार्शनिक करते हैं? कौन सा दार्शनिक अभिमत है जो प्रमा रूप ज्ञान के लक्षण के रूप में अग्रहिताग्राही या अनधिगत पद का प्रयोग करता है? पहले यह तथ्यात्मक प्रश्न है। दो लोग हाथ उठाए हैं तो मैं उनसे पूछूंगा और फिर वैभव है, वैभव बताइए। वैभव दिख रहा है, वैभव बताइए। सॉरी सर, हमने हैंड नहीं राइज किया, ऑलरेडी ओपन होगा, बंद कर दीजिए। आपका क्या नाम है? वैभव सर। हाँ वैभव जी बताइए। सॉरी सर, हमने हैंड राइज नहीं किया था, वो शायद मीनू मीनू बताएं, मीनू बताएं। सर मीमांसा दर्शन में कुमारिल ने इसका यूज किया है। बहुत अच्छा, सभी लोग क्लैपिंग करेंगे उनके लिए। देखिए, अग्रहिता ग्राह्य पद का प्रयोग कुमारिल मीमांसकों ने किया है। अनधिगत पद का प्रयोग आपको अनेक जगहों पे दिखाई देगा, वेदांत दर्शन में भी दिखाई देगा अनधिगत पद का प्रयोग। धर्मराजा ध्वरींद्र ने अनधिगत पद का प्रयोग किया है। बौद्धिज्म में आपको दिखाई देगा अनधिगत पद का प्रयोग किया गया है। सांख्य योग दर्शन में अनधिगत पद का प्रयोग किया गया है। कुमारिल मीमांसक जैसा मीनू ने कहा है कि अग्रहिता ग्राही पद का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। यह प्रश्न यह है कि आखिर इस पद का प्रयोग क्यों किया जाता है और कुछ दार्शनिक क्यों नहीं करते? कभी आपके मन में इस बात की जागृति उठी है? कभी आपने इसको सोचने का प्रयास किया है? क्योंकि जनरली तो क्वेश्चन यही आता है कि अग्रहिता ग्राही पद का प्रयोग निम्नलिखित में से किन दार्शनिक संप्रदायों में किया गया है, और 4 ऑप्शन दे देता है या कॉम्बिनेशन बना देता है, कूट दे देता है, आप उसको सॉल्व कर लेते हो जाता है। लेकिन कभी आपके मन में यह बात उठी, जागृत हुई कि आखिर ये जो पद प्रयोग किया जा रहा है प्रमारूप ज्ञान के लक्षण के रूप में, यह क्यों कुछ मतों के द्वारा प्रयुक्त किया जा रहा है, चाहे अनधिगत के रूप में चाहे अग्रहिता ग्राही के रूप में, और कुछ मत नहीं प्रयोग करते हैं, जैसे न्याय वैशेषिक दार्शनिक नहीं करता है, कुमारिल कर रहे होते हैं, प्रभाकर नहीं करता है। ठीक है, ये प्रभाकर नहीं करते हैं ना, प्रभाकर मीमांसक नहीं करते हैं, कुमारिल मीमांसक करते हैं। इसी प्रकार न्याय वैशेषिक दार्शनिक भी नहीं प्रयोग कर रहे होते हैं। तो आप लोगों में से कभी किसी के मन में ये उठा, जानने का अंदर भाव आया, जागृत हुआ? नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरा ध्यान आपकी तरफ यही है कि आप लोग कोशिश करिए कि विषय को अवधारणाओं से समझने की कोशिश करिए।
ठीक है, कोई ऐसे प्रयास करेगा? क्योंकि अभी हमने एक सेंटेंस आप लोग को नोट कराया है ना कि दर्शन शास्त्र में सही या गलत होना। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर दर्शन में सही और गलत के डर से कोई चीज की जा रही होती तो क्या इतना इतना बड़ा शास्त्र जो हम वेस्टर्न और इंडियन में देखते हैं कभी रचित हो पाता? बताइए, कभी रचित हो पाता? नहीं सर, नहीं सर, अगर चारवाक यह लिखते समय कि यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, यह लिखते समय अगर सोच रहे होते कि उनका बड़ा तिरस्कार होगा कल कल को, वह तिरस्कृत किए जाएंगे, तो कभी वह पक्ष सामने आ पाता? नहीं सर। नहीं आ पाता ना। तो इसीलिए दर्शन में बड़ा महत्वपूर्ण है, सही या गलत होना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, प्रयास ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण कोट है, आप लोग को बता दूं, डेकार्ट ने कहा था। क्या कहा था? डेकार्ट ने कहा था कि आप प्लेटो को पढ़ लो, आप एरिस्टोटल को पढ़ लो, उनको पढ़ लेने के बाद, उनके संपूर्ण ग्रंथों को जान लेने के बाद भी आप दार्शनिक नहीं हो सकते। दार्शनिक होने के लिए जरूरी है कि आप अपने व्यू को रख सको। डेकार्ट का कोट है ये कि अगर समस्त रचनाओं को आप प्लेटो एरिस्टोटल के भी पढ़ लोगे ना, तब भी आप दार्शनिक नहीं हो सकते। दार्शनिक होने के लिए आवश्यक है कि आप अपने व्यू को रख सको। अगर इसमें सक्षम हो तभी आप दार्शनिक हो सकते हो। विटगेन्स्टीन ने क्या कहा था? प्रोफेसर के लिए क्या शब्द यूज किया था? लिविंग डेड, जीवित मृत्यु है ये, है कि नहीं है? सिलेबस में दिया गया वही आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो इसलिए अब मैं यहां इस संदर्भ में बोल रहा हूं कि कोई कुछ रखना चाहेगा? नहीं दिया, लेकिन कोई हैंड रेस करके कुछ रखना चाहेगा? या अनधिगत क्या होता है, अग्रहिता ग्राही क्या होता है? हाँ, हैंड रेस करिए। नहीं कोई करेगा तो आशुतोष जी और अविराज जी और मीनू, कुछ लोग तो वही है जो ट्राई करेंगे। हाँ, एक हैंड रेस हुआ है मालविका का, मालविका द्विवेदी, बताइए। बताइए मालविका जी, गलती से हो गया क्या? नहीं 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 सर, अनधिगत और अनादित का जो संदर्भ है वो यथार्थता तथा नवीनता से लिया जाता है। फिर से एक बार दोहराइए। यथार्थता तथा नवीनता के संदर्भ में यूज होता है। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करिए इनके लिए। ठीक, देखिए हमने क्या कहा कि सही गलत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि प्रयास करना। अब देखिए, अभी याद नहीं आ रहा सर, तो थोड़ा डिटेल और चीज के बारे में। बहुत आपने कुछ भी आप लोग बोल देते हैं ना कि, तो बहुत वो महसूस होता है हमको कि आप लोग जो है चीजों को समझ रहे हैं, हम जिस तरफ आपको ले जाना चाह रहे हैं ना, आप लोग उस तरफ जा रहे हो। ये टीम वर्क है, ये एक टीम है, हम इसको लीड कर रहे हैं। तो जब आपने यहाँ देखिए, इन्होंने दो पद प्रयोग किए, एक तो यथार्थता और एक नवीनता। ठीक है, इसमें एक पद ठीक है, यह जो इन्होंने प्रयुक्त किया वह नवीनता, यथार्थता का संदर्भ अलग है। तो यह जो अग्रहिता ग्राही, अब हम इसके पीछे की अवधारणा को एक्सप्लेन कर रहे हैं आप लोग को। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि कैसे हर चीज के पीछे अवधारणा छिपी रहती है। ये जो इन्होंने पद प्रयोग किया नवीनता, जो अनधिगत पद है या जो अग्रहिता ग्राही पद है, यह ज्ञान की नवीनता या बोध की नवीनता का सूचक होता है। ठीक है, और जिन दार्शनिकों की बात की गई है, मीनो ने जो बताया कि कुमारिल मीमांसक अग्रहिता ग्राही पद का प्रयोग करते हैं, तो वो अग्रहिता ग्राही पद का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि प्रमा रूप ज्ञान के लक्षण में नवीनता होना चाहिए, इसलिए वो कहते हैं कि हम इसको रखेंगे। ठीक है,
इसी प्रकार जो बाकी दार्शनिक प्रयोग कर रहे होते हैं अनधिगत पद को, यह भी नवीनता का ही सूचक है। यह लोग भी चाह रहे होते हैं कि ज्ञान में नवीनता होनी चाहिए। तो किस ज्ञान में नवीनता नहीं होती? एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान है जिसको आप लोगों ने सुना होगा, निश्चित रूप से बार बार आता है और आम जीवन में भी इसका प्रयोग हो रहा होता है। स्मृति रूप ज्ञान आता है, मेमोरी जिसको कहते हैं। स्मृति रूप ज्ञान जो होता है वो ज्ञान जो माना जाता है कि पूर्व अनुभूत जो संस्कार होते हैं उस पर आधारित होता है, इसमें नवीनता नहीं होती। ठीक है, तो इसके पीछे की यही अवधारणा है जो आप लोग को समझना है कि स्मृति रूप ज्ञान को प्रमा रूप ज्ञान के क्षेत्र से बहिष्कृत करने के लिए, बाहर करने के लिए यह सभी मत अग्रहिताग्राही या अनधिगत पद का प्रयोग कर रहे होते हैं। यानी वह स्मृति को प्रमा रूप ज्ञान में नहीं स्वीकारते, क्योंकि वो कहते हैं कि प्रमा रूप ज्ञान का एक लक्षण नवीनता भी है, और चूंकि स्मृति पूर्व अनुभूत संस्कारों पर आधारित है, इसमें नवीनता नहीं होती, इसलिए इसको अलग करने के लिए हम एक पद ही डाल देते हैं प्रमारूप ज्ञान के लक्षण के रूप में, और जब यह पद रहेगा तो कभी भी स्मृति प्रमारूप ज्ञान में शामिल नहीं होगी। ठीक है, यह अवधारणा सबको समझ में आई? यस सर। यस सर। अब कभी आपसे पूछा जाएगा कि यह पद क्यों प्रयुक्त किया गया, तो आप इसका उत्तर देने की स्थिति में आ गए? नॉन कॉन्ट्राडिक्टरीनेस कह सकते हैं ना सर? नॉन कॉन्ट्राडिक्टरीनेस। कौन बोल रहा है? मालविका जी? सर मालविका। यस सर। देखिए, 3 पद आपने प्रयोग किया, एक तो यथार्थता, एक नवीनता, नॉन कॉन्ट्राडिक्टनेस, ये 3 पद का प्रयोग किया ना। यह 3 पद अलग हैं। जो नॉन कॉन्ट्राडिक्टिव अबाधितत्व पद का प्रयोग आप कर रही हैं, यह अलग है, यह भी प्रमारूप ज्ञान का लक्षण है। यथार्थता भी प्रमारूप ज्ञान का लक्षण है, और नवीनता को भी कुछ लोग प्रमारूप ज्ञान के लक्षण के रूप में स्वीकार करते हैं। तीनों अलग अलग है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। जब हम प्रमारूप ज्ञान के लक्षण को पढ़ाएंगे तो डिटेल में बता देंगे। अभी आपको यह समझ में आ गया कि क्यों इसको कुछ दार्शनिकों के द्वारा सम्मिलित किया गया है प्रमारूप ज्ञान के लक्षण के रूप में, स्मृति रूप ज्ञान को प्रमा के क्षेत्र से बाहर रखने के लिए। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न यहाँ उठेगा। देखिए, ये सब अवधारणाएं हैं, यहाँ कोई कॉपी पेन कुछ रखा नहीं है हमारे पास। ये सिर्फ अवधारणा, जब अवधारणाएं आपके पास आ जाएंगी ना, तो आपको कॉपी कलम की आवश्यकता नहीं होगी। आपने अक्सर देखा होगा IIT वगैरह में, आप लोग जब कोई वीडियोस देखते हैं, वहां पर कोई टीचर पढ़ाने में आता है तो उसके पास कुछ नहीं होता। कभी ध्यान दिए हैं? क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि जब आपको अवधारणा ही बतानी है, उस अवधारणा को आप अंदर अंतर्सात कर चुके हो, तो आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जब किसी चीज को आप रटोगे, बार बार उसको कोशिश करोगे किसी तरह हम अपने दिमाग में बिठा लें, तभी तो भूलने का डर रहेगा आपको। जी सर। तो आपको बार बार भय लगता रहेगा कहीं भूल ना जाए। ऐसे नहीं 20, 25, 30, 50, 100, 200 लड़के बैठे हैं, कहीं हमारे दिमाग से विचलित ना हो जाए। नहीं होता है, समझ रहे हैं ना? तो अब देखिए, यहीं पे एक दूसरा भी कॉन्सेप्ट आता है जो आप लोग रेस करोगे। अगर नहीं रेस कर रहे हो तो मैं खुद रेस करके उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहली चीज तो मैंने यह व्याख्यायित कर दिया कि क्यों इस पद का प्रयोग प्रमारूप ज्ञान में कुछ दार्शनिक संप्रदाय भारतीय दर्शन के कर रहे होते हैं। अब यहाँ एक दूसरा प्रश्न भी उठेगा कि जो नहीं कर रहे होते हैं उनका क्या स्टैंड है? उठेगा कि नहीं उठेगा अविराज जी? जी सर। उठेगा ना? हाँ सर। कि भाई जो कर रहे हैं उनके लिए तो बात ठीक है, लेकिन न्याय वैशेषिक दार्शनिक, और जैसा हमने बताया कि प्रभाकर मीमांसक जो हैं, वह इस पद का प्रयोग नहीं कर रहे होते हैं प्रमारूप ज्ञान के लक्षण के रूप में। तो वो उनका स्टैंड क्या है, उनकी अवधारणा क्या है, इसको भी तो हमें समझने का कोशिश करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक भारतीय दर्शन के ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में एक विशेष प्रकार के, जिसको कहते हैं ना, वाद विवाद का एक संदर्भ प्रस्तुत होता है। जैसे आप देखते हैं ना कि वस्तुवाद, प्रत्ययवाद, ये सब
बहुत सारे, जैसे सामान्यों का वस्तुवाद, संप्रत्ययवाद, नाम मात्रवाद, ये सब एक बहुत चलने वाले, जिसको कहते हैं ना ट्रेडिशनल, एक वाद विवाद के प्रश्न हैं। ठीक है, नियतिवाद, संकल्प का स्वातंत्र, ये सब सुने हैं ना आप लोग? जी सर। ये वाद विवाद बहुत ट्रेडिशनल चलता रहता है। वैसे ही एक वाद विवाद का जन्म होता है भारतीय दार्शनिक पक्ष में, जिसको कहते हैं स्मृति और धारावाही ज्ञान की समस्या। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप लोग, तो ऐसे डिटेल में हम पढ़ाएंगे। इसको कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ मेमोरी एंड एपिसोडिक नॉलेज, या एपिसोडिक ज्ञान, एपिसोडिक कॉग्निशन। ठीक है, यह एक नए तरह का एक वाद विवाद चल जाता है जब हम इसको व्याख्यायित करेंगे। तो ये क्या है? स्मृति और धारावाही ज्ञान की समस्या, एपिसोडिक ज्ञान, एपिसोडिक कॉग्निशन। ठीक है, अच्छा, बार बार थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की बजाय बस दो तीन मिनट, हमें लग रहा है कि बस आज यही हम कर पाएंगे, इसके बाद टाइम खत्म हो जाएगा। बस थोड़ा सा बार बार एक कोशिश करते हैं ना कि जब हम भारतीय दर्शन में ज्ञान पद का प्रयोग कर रहे होते हैं ना, तो हम इसको नॉलेज में करने की कोशिश नहीं करते, रूपांतरित। ऐसा आप लोग ध्यान दिए होंगे कि हम नॉलेज में इसको करने की कोशिश नहीं करते। तो इसकी अवधारणा थोड़ी समझ लीजिए ताकि आप लोग को आगे क्लियरिटी रहे। ऐसा हम बार बार कोशिश कर रहे होंगे, आप लोग ध्यान दिए होंगे कि पाश्चात्य दर्शन में जो नॉलेज पद प्रयोग किया जाता है, भारतीय दर्शन में जो हम ज्ञान पद का प्रयोग करते हैं, या जिसको बोध कहते हैं या कॉग्निशन कहते हैं, यह दोनों एक नहीं है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जब हम पढ़ाएंगे तो नोट भी करा देंगे। और वैसे आप लोग का देखिए, किसी भी लेक्चर को सुनने का तरीका क्या होता है मालूम है? एक तरफ आपका कान होना चाहिए, एक तरफ आपका हाथ चलते रहना चाहिए। ये हम अपना अनुभव भी बता रहे हैं कि जब भी हम कोई लेक्चर सुनते थे कभी, तो हम एक रैंडम नोटिंग करते रहते थे कुछ पॉइंट्स का। तो आप लोग भी ये किया करिए कि अगर मान लीजिए जो टीचर पढ़ा रहा है वह टीचर नहीं ध्यान दे पा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग अपने हाथ को बंद करिए, अपने हाथ में कुछ ना कुछ नोटिंग करते रहिए। तो ये जो दो पद हम प्रयोग करते हैं ना, हाँ अविराज जी बताइए, ये जो दो हम पद प्रयोग करते हैं ना, इसकी क्लियरिटी आपको हम थोड़ी सी दे दें कि जो ज्ञान और बोध है, ये नॉलेज दोनों एक नहीं है। इसीलिए आप इसको बार बार ट्रांसलेट करने की, जर्नली ऐसे कर दिया जाता है क्योंकि थोड़ी सी जटिलता है, तो बस चलता है, उसमें चलता वाले में चलता है, बहुत कुछ चल रहा है तो वैसे ही चल रहा है, लेकिन दोनों एक नहीं है। इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या अंतर है इसकी अवधारणा में, थोड़ा सा बेसिक आप लोग को इशारा करते रहे, बाकी डिटेलिंग में जब हम पढ़ाएंगे तो आप लोग को बता देंगे। एक तो यह है कि भारतीय दर्शन में जब ज्ञान का हम प्रयोग कर रहे हैं ना, कॉग्निशन का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों संभावनाएं होती हैं कि हमारा जो भी बोध है या कॉग्निशन हमको हो रहा है, वह सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। दोनों संभावनाएं होती हैं कि वह सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अगर सही है तो हम उसको प्रमारूप ज्ञान कहते हैं, अगर वह गलत होता है तो हम उसको अप्रमारूप ज्ञान कहते हैं। यानी ज्ञान यहाँ दो डिविजन्स में बढ़ जाता है, एक जिसको प्रमारूप ज्ञान कहते हैं और एक जिसको अप्रमारूप ज्ञान कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ज्ञान अपने आप में एक वैल्यू न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है। अंग्रेजी के लोग समझेंगे कि वैल्यू न्यूट्रल कॉन्सेप्ट का मतलब है, अगर हिंदी में करेंगे तो इसको कहेंगे कि मूल्य तटस्थ संप्रत्यय है। क्या है? मूल्य तटस्थ संप्रत्यय है, वैल्यू न्यूट्रल होता है। यानी जब हमें कोई बोध हो रहा है तो ना वह सही होता है ना गलत होता है उस क्षण पे, वह दोनों हो सकता है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, उसका हम निश्चय करते हैं बाद में, और वह निश्चय खुद ब खुद हो जाता है कि किसी अन्य कारणों पर निर्भर करता है। इसी आधार पे प्रामाण्य स्वतः और परतः इन आधारों पे बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो ज्ञान होगा भारतीय दर्शन में,
कोई भी बोध कॉग्निशन होगा वह एक वैल्यू न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, वह सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। लेकिन पाश्चात्य दर्शन में जिस पद के लिए नॉलेज शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, वह हमेशा एक वैल्यू लोडेड कॉन्सेप्ट होता है, जिसको कहते हैं हिंदी में मूल्य सहित संप्रत्यय। यानी नॉलेज का मतलब है ट्रू नॉलेज। ठीक है, नॉलेज सर एक बार फिर से वेस्टर्न वाला सर एक बार और फिर से रिपीट कीजिएगा सर। वैल्यू लोडेड कॉन्सेप्ट होता है, वैल्यू लोडेड कॉन्सेप्ट यानी मूल्य सहित संप्रत्यय। वैल्यू, क्या वैल्यू दी जाती है? सही की वैल्यू दी जाती है। यानी नॉलेज मतलब क्या है? ट्रू नॉलेज। अगर आप पद प्रयोग कर रहे हैं ट्रू नॉलेज, तो ये एक तरह से टोटोलॉजी है, पुनर्कथन है, क्योंकि नॉलेज का मतलब ही ट्रू होना है। ठीक है, तो इन दोनों के डिफरेंस को आप लोग, बेसिक डिफरेंस को आप लोग जान रहे हैं। इसीलिए जब कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी में आगे चलकर ज्ञान यानी नॉलेज को परिभाषित किया गया, वेस्टर्न फिलॉसफी में कहा गया टू जस्टिफाई बिलीफ, सत्य प्रामाणिक विश्वास। नॉलेज क्या है? टू जस्टिफाई बिलीफ है, टू जस्टिफाई बिलीफ है, यानी सत्य प्रामाणिक विश्वास है। तो नॉलेज क्या होगा? हमेशा ट्रू होगा। लेकिन भारतीय दर्शन में जिसको हम ज्ञान कहते हैं, बोध कहते हैं, कॉग्निशन कहते हैं, यह सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो बार बार इस पद का मैं प्रयोग करता हूं, तो थोड़ा सा आपको डाल दिया, बहुत डिटेल में है। तो आपको शुरुआत में हमने बताया कि आवश्यकता के अनुसार ही धीरे धीरे अवधारणाओं की ओर बढ़ना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। किसी के अंदर बहुत उत्कंठा आएगा, अरे नहीं थोड़ा सा और जान लेते हैं, नहीं, थोड़ा आराम से बढ़िए, दिक्कत होगी। समझ रहे हैं? आराम से। जी सर। तो इसको नोट कर लिए। अभी तो पढ़ाया भी नहीं जा रहा है, अभी तो यह बताया जा रहा है हाउ टू अप्रोच फिलॉसफी एज अ सब्जेक्ट। विषय के रूप में दर्शन को हम कैसे अप्रोच करें। ठीक है, अभी तो केवल इसी पे चर्चा हो रही है, जिसको कहते हैं ना हम लोग वार्म अप। बॉलिंग करने के पहले वार्म अप। जी सर, यस सर, ताकि मसल कंट्रडिक्शन ना हो। हाँ, बस वार्म अप किया जा रहा है कि आप अवधारणाओं को समझे। अब हम लोग अपने मूल प्रश्न पे लौट आते हैं कि आखिर न्याय वैशेषिक दार्शनिक और ये प्रभाकर यह इस पद का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे होते हैं। तो देखिए, बाकी दार्शनिक तो स्मृति को हटाने के लिए कर रहे हैं। अब एक विशिष्ट स्थिति न्याय वैशेषिक दार्शनिक रखते हैं। वह कहते हैं कि जो स्मृति है वह संस्कार जन्य ज्ञान है, और जो प्रमा और अप्रमा का प्रश्न उठता है वह अनुभवजन्य ज्ञान के संदर्भ में उठता है। यानी जो भी हमारा अनुभव है वह या तो प्रमा रूप होगा या अप्रमा रूप होगा। और चूंकि स्मृति अनुभव भिन्न ज्ञान है, वह पूर्व संस्कारों पर आधारित होती है, इसलिए उसके प्रमा या अप्रमा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो प्रमा होगा या अप्रमा होगा, यह तो कोई अनुभव ही होगा, लेकिन जो अनुभव से भिन्न ज्ञान है, जो पूर्व संस्कारों पर आधारित है, तो उसके प्रमा या अप्रमा होने का प्रश्न ही कहां उठता है। तो हम क्यों अनावश्यक रूप से अनधिगतता या अग्रहिता गाहित पद को प्रमारूप ज्ञान के लक्षण के रूप में डालें? समझ गए आप लोग? नहीं सर, Yes, नहीं sir. समझे सर। नहीं समझ, कोई बात नहीं समझे। इसका मतलब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कोट करेंगे, और सुकरात का कोट करेंगे। सुकरात क्या कहता है? सुकरात कहता है कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? सुकरात है। क्यों? क्योंकि उसको अपने अज्ञानता का बोध है कि नहीं है? कहा है सुकरात? यस सर। यस सर। हाँ, तो आप कह रहे हैं ना कि नहीं समझ में आया, तो समझ लीजिए कि आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं अभिराज जी। ठीक है, क्योंकि आपको अपनी अज्ञानता का बोध हो रहा है ना कि हमको नहीं समझ में आया। अच्छा, कई लोगों को कुछ नहीं हो रहा है, ना बोध हो रहा है ना कुछ, तो उनके लिए दिक्कत है। ठीक है, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं, जब हम हैं तो फिर क्या गम है। हम तो वही है, हम तो बताने के लिए।
देखिए सिर्फ यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात कही जा रही है कि जो लोग स्मृति को प्रमारूप ज्ञान के क्षेत्र से बाहर रखना चाहते हैं उसके लिए एक विशिष्ट प्रकार के लक्षण को सम्मिलित करते हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं अनधिगत या फिर अग्रहिताग्राही, जिसको मालविका जी ने नवीनता कहा, सामान्य भाषा में उसको नवीनता कहते हैं, उसको प्रयोग वो कर रहे हैं। लेकिन न्याय वैशेषिक दार्शनिक कहते हैं कि हमारा अनुभव ही तो प्रमारूप होगा या अप्रमारूप होगा। ठीक है जी सर, जी सर। तो हम जब अनुभव ही प्रमारूप होगा अप्रमारूप होगा, और जो स्मृति है वो तो संस्कार जन्य ज्ञान है, अनुभव जन्य ज्ञान तो है नहीं, पूर्व स्मृतियों पे आधारित संस्कार जन्य ज्ञान है, तो हमें अनावश्यक रूप से इस पद को जोड़ने की क्या आवश्यकता है। वाद विवाद और इनसे चलता है ना भारतीय दर्शन, खंडन मंडन से। जी सर। और बाकी हम डिटेल में बताएंगे, बस आपको यह समझ लेना है कि न्याय वैशेषिक दर्शन इसको अनावश्यक मानता है, क्योंकि वो कहता है प्रमा अप्रमा का प्रश्न अनुभव जन्य ज्ञान के लिए उठेगा, और स्मृति जो है संस्कार जन्य ज्ञान है, पूर्व स्मृतियों पे आधारित है, तो फिर हमको अनावश्यक रूप से इस पद को डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब अगला स्टेप बताएंगे तो अभिराज जी आपको थोड़ा और समझ में आएगा। वो ये है कि वो ये कहते हैं कि अगर हम इसको डाल भी दें, अगर हम इसको डाल दें, यानी अनधिगत पद को हम प्रमारूप ज्ञान के लक्षण में डाल दें, तो हमें क्या समस्या आएगी मालूम है, जिसकी चर्चा हमने किया, वह है धारावाहिक ज्ञान की समस्या। यानी जो एपिसोडिक नॉलेज होता है, जो कोई ज्ञान निरंतर, जैसे हम एक टक किसी चीज को देख रहे हैं, कभी कभी होता है ना किसी चीज को आदमी एक टक देखने लगता है, होता है ना ऐसा हमारे व्यवहार में। हाँ सर, होता है। एक टक हम देखते रहते हैं। जैसे कभी मान लीजिए किसी कोई गांव की जो है बुआ है या कोई रिश्तेदार है, अचानक आपको देखती हैं और आप बड़े हो गए, बहुत दिन बाद देखी तो एक टक का देखने लगती हैं वो आपको ऐसे बिना पलक झपकाए। ठीक है, तो उनका कहना है कि यह जो धारावाहिक ज्ञान हो रहा है, एपिसोडिक ज्ञान हो रहा है, अगर हम इसमें नवीनता को जोड़ दें, अगर हम इसमें अनधिगत पद को जोड़ देंगे, तो यह जो धारावाहिक ज्ञान हो रहा है इसको हम व्याख्यायित नहीं कर पाएंगे, यह प्रमारूप ज्ञान से बहिष्कृत हो जाएगा, क्योंकि यहां नवीनता अक्षुण्ण नहीं रह पा रही है। समझ रहे हैं आप? जी सर, समझ रहे हैं सर। हाँ, तो इनके लिए एक चैलेंज आता है कि हम धारावाहिक ज्ञान को प्रमारूप ज्ञान नहीं स्वीकार कर पाएंगे, हमें समस्या आएगी, इसलिए नवीनता को प्रमारूप ज्ञान के लक्षण के रूप में डालना ठीक नहीं है। और जहां आप स्मृति के लिए इतना कोशिश कर रहे हो, तो स्मृति तो अनुभव भिन्न ज्ञान है, पूर्व जन्म के संस्कारों पर आधारित है, काहे अनावश्यक रूप से इस पद को लाके जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो। ऐसा है क्या? चुप रहेंगे क्या मीमांसक? कुमारी मीमांसक चुप रहेंगे क्या? वो भी इसका प्रत्युत्तर देते हैं, इसको व्याख्यायित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कहें कि भारतीय ज्ञान मीमांसीय क्षेत्र में स्मृति और धारावाहिक ज्ञान की एक समस्या का अनवरत वाद विवाद चलने लगता है। ठीक है, अब दूसरा एक दृष्टिकोण है जैसे प्रभाकर का। प्रभाकर क्या करेंगे? क्योंकि कुमारिल तो कह रहे हैं, मीमांसक ही हैं, वो तो कह रहे हैं नहीं, ज्ञान में नवीनता होनी चाहिए, प्रमारूप ज्ञान में नवीनता होनी चाहिए, अग्रहिताग्राही पद होना चाहिए। तो फिर प्रभाकर कैसे इससे हट जाते हैं? प्रभाकर क्यों नहीं इस लक्षण को स्वीकार करते हैं? मन में यह आना चाहिए ना, तभी तो इसकी अवधारणा जान पाएंगे। मेरे मन में आना होगा तभी तो हम इतना पढ़े। जी सर, जी सर। तो ये आना चाहिए, आ रहा है, बस इसी में खुश होइए कि ये अवधारणा अब हमको सोचने लगे हैं, मेरा दिमाग चलने लगा है। देखिए, जब हम आप लोग को प्रभाकर मीमांसक पढ़ाएंगे, तब उनके प्रमारूप ज्ञान के लक्षण को बताएंगे डिटेल में, तब आपको और डिटेल में समझ में आएगा। फिर भी हम इसको एंड करने के लिए थोड़ा सा आपको इसकी अवधारणा की ओर इशारा करेंगे कि जो प्रभाकर हैं वह प्रमारूप ज्ञान को अनुभूति जन्य ज्ञान यानी अनुभूतित्व को नोट कर सकते हैं, या हम नोट करवा देंगे बाद में, अनुभूतित्व को वह प्रमारूप ज्ञान के लक्षण के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है,
और वो कहते हैं कि हमारा जो समस्त ज्ञान है वह प्रमा रूप ज्ञान है। हमारा जो सभी ज्ञान हो रहा होता है, अनुभूति जन्य ज्ञान हो रहा होता है, वह क्या है? प्रमा रूप ज्ञान है। कोई ज्ञान प्रामाणिकता के ज्यादा नजदीक, कोई ज्ञान प्रामाणिकता के कम नजदीक हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो प्रामाणिक ना हो और अनुभूति जन्य ज्ञान हो। इसीलिए आप लोग को आश्चर्य होगा कि इनका ख्यातिवाद क्या कहलाता है? अख्यातिवाद। क्योंकि ये सॉरी टू इंटरप्ट सर, क्योंकि ये ज्ञान को स्वप्रकाशित मानते हैं। ज्ञान को स्वप्रकाशित मानते हैं, ठीक है। और ख्यातिवाद में क्या कहते हैं कि वो भ्रम को स्वीकार नहीं करते, अन्यथा ज्ञान या विपरीत ज्ञान के रूप में, ठीक है। भ्रम को मिथ्या ज्ञान नहीं मानते ये, वो कहते हैं ये आंशिक या अपूर्ण ज्ञान है। यहाँ दो ज्ञान मिले हैं जिनका हम भेद नहीं कर पाते, दोनों ज्ञान आंशिक होते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष और स्मृति सर ना, प्रत्यक्ष और स्मृति, हाँ ठीक कह रहे हैं अभिराज जी। जो वहां पर जब ख्यातिवाद आएगा तो हम आपको बताएंगे कि कैसे दो ज्ञान हो रहे होते हैं, दोनों आंशिक होते हैं, लेकिन दोनों के बीच भेद न करने के कारण। इसीलिए अख्यातिवाद का एक नाम क्या है? भेदाग्रह भी है कि नहीं है? भेद का अग्रहण होना। तो इसलिए हम ये इसलिए बता रहे हैं आपको कि यह भ्रम को भी यह अप्रमारूप ज्ञान के रूप में नहीं स्वीकार कर रहे हैं, भ्रम को भी यह आंशिक या अपूर्ण ज्ञान स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि प्रमा का लक्षण ही यह अनुभूतित्व को स्वीकार कर लेते हैं, अनुभूति को स्वीकार कर लेते हैं कि कोई भी अनुभूति हमें हो रही है तो वह प्रमारूप ही होगी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि यह संपूर्ण अपने भाव रूप ज्ञान को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक जिसको अनुभूति जन्य ज्ञान कहते हैं यानी प्रमा रूप ज्ञान, और दूसरा जिसको कहते हैं स्मृति जन्य ज्ञान। यानी इनके दर्शन में, प्रभाकर के दर्शन में स्मृति क्या है? अप्रमा रूप ज्ञान है। प्रभाकर के दर्शन में स्मृति क्या है? अप्रमा रूप ज्ञान है सर। अप्रमा रूप ज्ञान है। तो जब स्मृति अप्रमा रूप ज्ञान है तो इसको प्रमा रूप ज्ञान से बहिष्कृत करने के लिए किसी पद की आवश्यकता है? नहीं सर, वो तो पहले से आप अप्रमा कर दिया, अप्रमा मान लिए, क्योंकि भाव रूप ज्ञान को ये दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, अनुभूति जन्य ज्ञान और स्मृति जन्य ज्ञान। अनुभूति जन्य ज्ञान को प्रमा रूप ज्ञान कहते हैं और स्मृति जन्य ज्ञान को अप्रमा रूप ज्ञान कहते हैं। वैसे सब संपूर्ण ज्ञान को दो भागों में बांटते हैं, भाव रूप अभाव रूप, और जो भाव रूप ज्ञान है उसको दो भागों में बांटते हैं, स्मृति जन्य ज्ञान, अनुभूति जन्य ज्ञान। एक को प्रमा रूप कहते हैं, स्मृति जन्य ज्ञान को अप्रमा कहते हैं। तो प्रभाकर स्मृति रूप ज्ञान को बहिष्कृत करने के लिए किसी पद का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि यह स्मृति रूप ज्ञान को अप्रमा रूप ज्ञान मान लेते हैं। न्याय वैशेषिक दार्शनिक इसलिए नहीं प्रयुक्त करते अनधिगत या अग्रहिता ग्राही पद को, क्योंकि वह धारावाहिक ज्ञान की समस्या को रेस कहते हैं अगर इस पद का प्रयोग किया गया तो धारावाहिक ज्ञान प्रमा रूप ज्ञान नहीं रहेगा। लेकिन हमारा अनुभव, सामान्य अनुभव, व्यवहार कहता है कि धारावाहिक ज्ञान भी प्रमा रूप ज्ञान होता है। और फिर वह एक संदर्भ उठाते हैं कि यह स्मृति ज्ञान तो अनुभव भिन्न ज्ञान है और अनुभव ही प्रमा रूप या अप्रमा रूप ज्ञान होता है, तो फिर काहे हम स्मृति को बहिष्कृत करने के लिए कोई पद डालें, ठीक है। और जो अन्य सभी दर्शन है जो इस पद का प्रयोग कर रहे होते हैं, उनके लिए नवीनता प्रमा रूप ज्ञान के लक्षण के रूप में स्वीकृत होती है। इसलिए वो कहते हैं कि नवीनता को अक्षुण्ण रखने के लिए हम इस पद को प्रयुक्त करेंगे ताकि स्मृति रूप ज्ञान प्रमा के क्षेत्र से बहिष्कृत हो जाए। अब देखिए ये सब अवधारणा मेरे अंदर पड़ी है ना। हाँ सर, अवधारणा है तो आपको बता दी जा रही, जाके आप लोग किताब में ढूंढेंगे तो यही सब मिलेगा, ठीक है। और अभी जिसको कहते हैं, जब आप लोग को कोरोना हुआ था तो पहले एक डोज लगा था कि नहीं लगा था? यस सर, लगा था। दूसरा डोज लगा था,
जी सर। फिर कुछ लोगों को बूस्टर डोज लगा होगा, यस सर। तो ये पहला डोज है आप लोग का, ठीक है। कौन हंस रहा है? कौन है भाई? आशुतोष मिश्रा जी, ठीक है। थोड़ा हंसते मुस्कुराते भी रहिए, हाँ, बहुत गंभीर होने की जरूरत नहीं है। तो ये पहला आप लोग का डोज है। तो कल जो है कई सन्निकर्ष के द्वारा हमने बार बार आप लोग को अवधारणाएं समझाने की कोशिश की कि अनीता यादव जी भी हैं। जी सर। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, प्रणाम। सर थैंक यू सर। प्रणाम सर। प्रणाम। चले गए। चलेगा सर, मुझे क्या ये हुआ? पूछना था